लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। We told you how killers are getting killed mysteriously in Pakistan. He is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. So 2026 के बीच में करीबन 30 ऐसे नाम हैं जिसको अननोन गनमैन ने मारा। आजकल पाकिस्तान की जमीन पर एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसके सिपाही अज्ञात हैं। वो आतंकी जो सालों से पाकिस्तान में आईएसआई और लश्कर के साए में महफूज थे, आज एक एक करके खामोश किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कराची की तंग गलियों से लेकर मुरीदके के उन किलाबंद मदरसों तक आजकल एक अजीब सा सन्नाटा है। लेकिन ये सन्नाटा किसी इबादत का नहीं है, ये खौफ का है। लोग पूछ रहे हैं कि ये हमलावर कौन हैं और पाकिस्तान में इन आतंकियों को क्यों मार रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि ये खेल आखिर शुरू कहाँ से हुआ। इन मौतों का हिसाब समझने के लिए हमें आज की हेडलाइन से निकलकर लगभग 20 साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस्लाम पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने कलम छोड़कर हिंदुस्तान की बर्बादी का वो खूनी ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने मुंबई को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस फतवे की जिसने समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत भेजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आज हम खोलेंगे फाइल 26/11 के हमलों की। यह पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही प्लान हमला था। हम इस हमले में शामिल सभी गुनाहगारों की पूरी फाइल आज खोलेंगे। इन गुनाहगारों में सबसे पहला नाम आता है हाफिज मोहम्मद सईद का। अगर आप इसे लाहौर की सड़कों पर देखते तो आपको लगता कि ये कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है, और सच ही तो है। वो था भी एक प्रोफेसर। लाहौर की यूनिवर्सिटी में वो सालों तक इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाता था, लेकिन उस प्रोफेसर के पीछे मौत का एक मास्टरमाइंड छिपा था। दुनिया के लिए तो उसने समाज सेवा का मखौटा पहना हुआ था। जमात उद दावा के नाम पर उसने कई हॉस्पिटल चलाए, कई एम्बुलेंसेस चलाई, कई स्कूल चलाए, लेकिन इन इमारतों और दीवारों के पीछे एक मौत का सौदागर बैठा हुआ था। वो वहाँ नफरत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी चला रहा था जिसका सिलेबस था सिर्फ हिंदुस्तान की तबाही। अगर मोदी मज़ाकरात के लिए कश्मीर पर और यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर मज़ाकरात के लिए तैयार ना हो तो फिर तुम जाकर उनकी मदद के लिए खड़े हो। हाफिज सईद का सबसे बड़ा हथियार उसकी बंदूक नहीं थी, उसकी गज़वाए हिंद की विचारधारा थी। उसने पाकिस्तान के गरीब नौजवानों को यह यकीन दिला दिया था कि भारत को फतह करना ही उनकी ज़िंदगी का असली मकसद है। ये उनका मजहबी फ़र्ज है और वो उन्हें जन्नत के सपने दिखाता था और उनका ब्रेन वॉश करके उनके हाथों में कलम की जगह AK-47 पकड़ा देता था। ये एक बहुत ही शातिर और गहरी सोची समझी साजिश हाफिज सईद ने रची थी। हाफिज सईद दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नहीं 2 चेहरे लगाकर घूमता था। एक तरफ था JUD यानी जमात उद दावा। ये दुनिया के लिए सईद का सफ़ेद चेहरा था जिससे वो एक चैरिटी का काम करता था। उसने इस मखौटे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो चैरिटी, स्कूल और एम्बुलेंस के नाम पर दुनिया से चंदा ले सके और अपनी इसी पब्लिक इमेज की वजह से वो कानून की नज़रों से बच सके। लेकिन इस ढाल के ठीक पीछे अंधेरे में छिपी थी लश्कर तैयबा, हाफिज सईद की वो खूनी तलवार जो सिर्फ खून और खून बहाना जानती थी। ये ना तो किसी समाज सेवा के लिए बनी थी और ना ही किसी कानून को मानती थी। सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और ग़ज़वा हिंद बर्पा होगा। हाफिज सईद का शिकार पाकिस्तान के गरीब और अनपढ़ परिवार के बच्चे हुआ करते थे। हाफिज सईद ने इन लड़कों को सिर्फ शहादत का सपना नहीं दिखाया, उसने इन्हें शिकारी बनना सिखाया। उसने इन्हें ये नहीं सिखाया कि खुदा की राह पर मरना कैसे है, उसने उन्हें सिखाया कि मासूमों के सीने में गोलियां बरसाकर उन्हें मारना कैसे है। वो उन्हें मरने के लिए नहीं बल्कि तबाही मचाने के लिए तैयार कर रहा था। और नवंबर 2008 की वो काली शाम बस उसी का इंतजार कर रही थी। उस दिन उस प्रोफेसर का वो खूनी ब्लूप्रिंट एक ऐसी हकीकत बनने वाला था जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी साजिश के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका चेहरा जो दुनिया के सामने आता है
और दूसरा उसका दिमाग। हाफिज सईद लश्कर का वो सफ़ेद पोश चेहरा था जो दुनिया के सामने भाषण देता था और रैलियां करता था, लेकिन उस चेहरे के पीछे अंधेरे में बैठा था एक असली शैतान जिसने मुंबई के कत्ले-आम की एक एक बारीकी को डिज़ाइन किया था, और उसका नाम था ज़की उर रहमान लखवी। वो लश्कर तैयबा का मिलिट्री ऑपरेशंस चीफ था। लखवी कोई साधारण आतंकी नहीं था, वो एक कोल्ड ब्लडेड मिस्ट्री माइंड था। मुरीद के और मुजफ्फराबाद के उन ट्रेनिंग कैंप्स में जहां कसाब जैसे और भी कई लड़कों को किलिंग मशीन बनाया जा रहा था, वहां लखवी की पहचान बहुत ही अलग थी। वो उन आतंकी लड़कों के साथ उठता था, बैठता था, उनके साथ खाना खाता था और उन्हें प्यार से गले लगाता था। लड़के उसे प्यार से चाचू कहकर बुलाते थे। उन मासूम से दिखने वाले लड़कों के जहन में इतना जहर भर दिया कि वो इंसान से हैवान बन गए। दुनिया के लिए हाफिज सईद एक कट्टरपंथी नेता हो सकता है, लेकिन ज़की उर रहमान लखवी वो सिर्फ और सिर्फ मौत का सौदागर था। उसी ने उन 10 लड़कों को यह यकीन दिलाया था कि मुंबई की सड़कों पर खून बहाना उनके जीवन का एकमात्र मकसद है। ज़की उर रहमान लखवी कोई गलियों में घूमने वाला मामूली बंदूकधारी आतंकवादी नहीं था। वो लश्कर का एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटेजिस्ट था जिसके अंदर एक शैतानी दिमाग दौड़ता था। उसे बाखूबी पता था कैसे इन 18-20 साल के लड़कों को किलिंग मशीन बनाना है। लखवी का असली हुनर इन लड़कों को सिर्फ गोलियां चलाना सिखाना नहीं था, बल्कि उसका मकसद तो इनके जहन को इस कदर जहरीला बना देना था कि उनके लिए मौत एक इबादत बन जाए। वो लखवी ही था जिसने ये जान लिया था कि जमीन के रास्ते सरहद पार करना अब मुमकिन नहीं होगा। उसने इन लड़कों को समुद्री लहरों से लड़ना सिखाया, जीपीएस नेविगेशन की ट्रेनिंग दी और उन्हें समुद्र के रास्ते भारत भेज दिया, जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। साल 2005 का वो मोड़ इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। लखवी को अब ये समझ में आ गया था कि कश्मीर में छोटे मोटे धमाके करने से कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अगर उसे कश्मीर मुद्दे की तरफ लेकर आना है तो उसे भारत का गुरूर तोड़ना होगा, और उसके लिए उसे भारत के दिल और जान यानी मुंबई में कोई बड़ा धमाका करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ लश्कर का कराची प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या लखवी जैसा एक आतंकी जिसने पाकिस्तान के पहाड़ों और गुफाओं में ट्रेनिंग ली, वो मुंबई जैसे बड़े शहर में इतना सटीक और इतना एक्यूरेट और इतना घातक हमला अकेले प्लान कर सकता था? तो इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वो ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि लखवी के पीछे खड़े थे उसके असली आका। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सबसे काले और बदनाम चैप्टर की, जिसे एस विंग भी कहा जाता है। ये कोई मामूली सरकारी विभाग नहीं था, ये भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाने वाली एक खूंखार मशीन थी। इन्होंने ही लखवी के हाथों में वो करोड़ों का फंड दिया, वो हाईटेक सैटेलाइट फ़ोन और मुंबई के 5 स्टार होटलों का वो क्लासिफाइड ब्लूप्रिंट थमाए जिन्हें हासिल करना किसी आम आतंकी के बस की बात नहीं थी। मेजर इकबाल, मेजर समीर अली, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो इनविजिबल हाथ हैं जिन्होंने कराची के सुरक्षित कमरों में बैठकर रिमोट कंट्रोल से मौत का ये खूनी खेल खेला। 26/11 को रैंडम हमला नहीं था, ये एक सोचा समझा स्टेट स्पॉन्सर्ड कत्लेआम था। लखवी तो सिर्फ एक मोहरा था, असली बिसात तो कहीं और ही बिछाई गई थी। हाफिज और लखवी की बिसात अब पूरी तरह से बिछ चुकी थी। मास्टरमाइंड तैयार थे, फंड्स भी तैयार थे और ब्लूप्रिंट भी बन चुके थे, लेकिन इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए अभी भी उन्हें ज़रूरत थी मोहरों की। ऐसे मोहरे जो बिना सवाल पूछे मौत के मुंह में कूदने को तैयार हो जाएं। लखवी ने इन लड़कों को किसी रईस खानदान या यूनिवर्सिटी से नहीं चुना। उसने पाकिस्तान के उन पिछड़े इलाकों को अपना शिकार बनाया जहां भुखमरी और जाहिलता थी। लखवी और हाफिज को ऐसे ह्यूमन रॉ मटेरियल की तलाश थी जिसका बचपन गरीबी ने छीन लिया हो और जिसके खाली दिमाग में नफरत का जहर भरना आसान हो। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक गुमनाम सा गांव है फरीदकोट। इसी फरीदकोट की धूल भरी गलियों में पल बढ़ रहा था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, एक ऐसा लड़का जो कभी लाहौर की सड़कों पर दिहाड़ी मजदूरी करता था तो कभी छोटी मोटी चोरियां। कसाब का पिता एक कसाई था, लेकिन उसके घर में 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था।
लश्कर के रिक्रूट्स गिद्ध की तरह इन्हीं तंग गलियों के चक्कर लगाया करते थे। उन्हें पता था कि जहां पेट खाली होता है वहां जन्नत के सपने बेचना बहुत आसान होता है। उन्होंने कसाब के परिवार के सामने एक खौफनाक ऑफर रखी। 1.5 लाख रुपए के बदले में एक जिंदगी। एक इंसान की कीमत सिर्फ 1.5 लाख रुपया। अगले 21 दिन तक कसाब को हिंदुस्तान और हिंदुओं से नफरत करना सिखाया गया। उसे यकीन दिलाया गया कि सरहद के उस पार हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भयंकर जुल्म हो रहे हैं। उसे बताया गया कि हर हिंदुस्तानी उसका दुश्मन है और उसे मारना ही उसके जीवन का एकमात्र मकसद है। उसे उन्होंने नफरत की ऐसी घुट्टी पिलाई कि उसे अपने माँ बाप से ज़्यादा लश्कर के उन आकाओं पर यकीन हो गया। वो लड़का जो कल तक चंद रुपयों के लिए लाहौर में धक्के खाता था, अब खुद को जिहाद का एक जांबाज सिपाही समझने लगा था। ये सौदा कितना डरावना था सोचिए। कसाब के माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़ों को चंद नोटों के लिए मौत के हवाले कर दिया और लश्कर के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। कसाब जैसे 9 और लड़के उन्होंने इसी तरीके से खरीद लिए थे। ये 10 लड़के अब लखवी की मौत की नसरी में तैयार खड़े थे। लेकिन फरीदकोट से मुंबई का रास्ता सिर्फ नफरत से पार नहीं होने वाला था। अब इन लड़कों को एक ऐसी कमांडो ट्रेनिंग से गुजरना था जिसे देखकर दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस फोर्सेस के भी पसीने छूट जाते। लश्कर के लोग इन 10 लड़कों को फरीदकोट से निकालकर लश्कर के सबसे खूंखार ट्रेनिंग सेंटर में ले आए। यहाँ उन्होंने ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में बांटा। पहला दौरा-ए-आम यानी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और दूसरा दौरा-ए-खास। यहाँ इन्हें AK-47, रॉकेट लॉन्चर, सी नेविगेशन सिखाया गया। मंगला डैम की लहरों के बीच इन्हें घंटों पानी में रहना सिखाया गया ताकि ये समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान में आराम से घुस सकें। अब ये सिर्फ आतंकी नहीं थे, इस ट्रेनिंग के बाद ये सी बॉर्न कमांडो बन चुके थे। लेकिन इन 10 कमांडो को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल किसी और के पास था। अभी इस साजिश में और खिलाड़ियों का आना बाकी था। अब इस पूरी साजिश में आते हैं 2 नए लोग, साजिद मीर और अबू जिंदल। साजिद मीर ने इन लड़कों को लड़ना सिखाया, इन्हें गोलियां चलानी सिखाई। लेकिन अभी बात करते हैं अबू जिंदल की। अबू जिंदल एक इंडियन गद्दार था। अबू जिंदल ने इन्हें मुंबई की गलियों की बारीकियां सिखाई, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिखाई। उसने सिखाया कि मुंबई के लोग कैसे बात करते हैं, उनके कपड़े पहनने का ढंग कैसा है। अपनी इस ट्रेनिंग के बाद इन हैंडलर्स ने इन लड़कों के दिमाग से किसी भी तरह के खौफ को पूरी तरह से निकाल दिया। साजिश का हर पुर्जा अब अपनी जगह पर सेट हो चुका था। हाफिज सईद का वो जहरीला फतवा, लखवी की परफेक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग, साजिद मीर की वो खौफनाक ट्रेनिंग और अबू जिंदल का मुंबई के बारे में इनको डिटेल में बताना। आतंक के ये सभी खंजर अब एक खूनी कहानी लिखने को तैयार हो चुके थे। कसाब और उसके 9 साथी, जिन्हें किसी किलिंग मशीन की तरह मुरीदके के कैंपस में तैयार किया गया था, वो अब मुंबई की सड़कों को लहूलुहान करने के लिए तैयार थे। उनके पास AK-47 थी, हैंड ग्रेनेड्स थे और सीने में मरने मारने का जुनून भी था। इस पूरी मशीनरी में एक बहुत बड़ा गैप अभी भी था। एक ऐसी कमी थी जो इस पूरे ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही मिट्टी में मिला सकती थी। अब इन लड़कों के पास सब कुछ था, लेकिन आंखें नहीं थी। वो कराची में बैठकर ये तो जानते थे कि मुंबई कहाँ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोलाबा की उन तंग गलियों में पहला कदम कहाँ रखना है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ताज या ओबराय होटल के किस गलियारे में कौन सा कमरा है और उस कमरे के अंदर कौन कौन से VIP आते जाते हैं। उन्हें इस इनसाइडर इंफॉर्मेशन की तलाश थी जिसे पाकिस्तान की सरहद के पार बैठकर हासिल करना मुमकिन नहीं था। हथियार तैयार थे, उन लड़कों के खूंखार इरादे भी तैयार थे, लेकिन उन लड़कों के पास अभी जाने का रास्ता नहीं था। उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसे चेहरे की जिस पर किसी को शक ना हो सके, एक ऐसा विदेशी मेहमान जो मुंबई की भीड़ में गुम हो जाए और खामोशी से हिंदुस्तान की मौत का नक्शा तैयार कर सके। और लश्कर की तलाश खत्म हुई 7 समुंदर पार अमेरिका के शहर शिकागो में। एक ऐसा इंसान जिसकी रगों में पाकिस्तानी खून दौड़ता था, लेकिन जिसकी जेब में पासपोर्ट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वो मुंबई की सड़कों पर एक टूरिस्ट बनकर घूमा। उसने हमारे ताज और ओबराय होटल्स में खाना खाया, हमारे लोगों से हाथ मिलाया और हर हाथ मिलाने के साथ वो हमारे ही कत्ल का ब्लूप्रिंट तैयार करता गया।
अब तक आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर भारत से नफरत करने वाले हाफिज सईद और आईएसआई ने हाथ मिला लिया और उन्होंने भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। हमने ये भी देखा कि कैसे हाफिज और लखवी ने सिर्फ 1.5 लाख रुपए के बदले कसाब और उसके जैसे 10 लड़कों को चलती फिरती मौत की मशीन बना दिया। लेकिन साजिश अभी अधूरी थी। इन लड़कों के पास हथियार थे, ट्रेनिंग थी, सब कुछ था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आगे का रास्ता क्या है। मुंबई के अंदर इनको पहला कदम कहाँ रखना है और उसके बाद आगे क्या करना है। इस साजिश का अगला हिस्सा पूरा किया एक शख्स ने, एक ऐसा शख्स जिसने इन 10 खूंखार किलिंग मशीन्स के लिए मुंबई में आकर कत्लेआम मचाने का खाका तैयार किया। ये एक ऐसा इंसान था जो हमारी गलियों में एक टूरिस्ट की तरह घूमा, जिसने हमारे होटल्स में खाना खाया और जिसने हमारी मेहमान नवाजी का पूरा फ़ायदा उठाया, लेकिन पीठ पीछे ये हमारी मौत का खाका तैयार करता गया। इस शख्स का खून तो पाकिस्तानी था, लेकिन इसने खाल ओढ़ी थी एक अमेरिकन की। नमस्कार, मैं हूं संजय और आज की 26/11 की इस कड़ी में हम बेनकाब करेंगे द अमेरिकन स्पाई को, जिसका नाम था डेविड कोलेमन हेडली। कौन था ये हेडली? हेडली एक मिक्स ब्रीड था जिसका नाम था दाऊद सैयद गिलानी। हेडली का पिता एक पाकिस्तानी था जो पाकिस्तान से अमेरिका आकर बस गया था और उसकी माँ एक नेटिव अमेरिकन महिला थी। उसका परिवार अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रहता था। उसका परिवार काफ़ी संपन्न था। बचपन में वो एक आम बच्चा जैसा ही था, लेकिन उसके अंदर 2 कल्चर्स की जंग चल रही थी। उसका पिता पाकिस्तानी था और वो एक कट्टर मुसलमान था और उसकी माँ प्योर अमेरिकन। दाऊद यानी हेडली ना तो पूरी तरह से अमेरिकन बन पाया और ना ही पाकिस्तानी, और इसी कन्फ्यूजन में उसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख लिया। जवान होने से पहले ही वो शिकागो और न्यूयॉर्क की सड़कों पर हेरोइन की स्मगलिंग करने लगा था। एक बार की बात है, पुलिस ने उसे ड्रग्स के साथ पकड़ लिया और उसे एक लंबी जेल की सज़ा होने वाली थी। तब अपने आप को बचाने के लिए उसने एक ऐसा सौदा किया जिससे सब हैरान रह गए। खुद को बचाने के लिए उसने अमेरिकी ड्रग एजेंसी यानी DEA का मुखबिर बनना मंजूर कर लिया और उसने अपने ही साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और खुद आज़ाद घूमता रहा। यहीं से दाऊद यानी हेडली ने वो डबल गेम सीख लिया जो बाद में मुंबई के कत्लेआम की सबसे बड़ी वजह बना। वो समझ गया था कि गद्दारी कैसे की जाती है और सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर अपना रास्ता कैसे बनाया जाता है। दाऊद गिलानी को उसकी शक्ल और सूरत और बाकी के सारे फीचर्स उसकी माँ से मिले। यानी वो देखने में एक अमेरिकन जैसा दिखता था, लेकिन उसका दिमाग और कट्टरपंथ उसे अपने पिता से मिला। दाऊद की सोच पूरी जिहादी थी। दाऊद यानी डेविड अब DEA के साथ CIA का मुखबिर भी बन गया था। अपने ड्रग्स के धंधे के सिलसिले में पाकिस्तान आता जाता रहता था, जहां उसकी मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा के बड़े कमांडर से हो गई। इन्हीं एक मुलाकात में उसकी मुलाकात साजिद मीर से हुई। साजिद मीर को तो एक ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो देखने में गोरा विदेशी लगे, और उसे दाऊद गिलानी मिल गया जिसका एक अमेरिकी नाम था, कोलेमन डेविड हेडली। लश्कर ने उसे गज़वाए हिंद का सपना दिखाया और अपने लिए काम करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी ऑफ़र किए। दाऊद था तो जिहादी, साथ में उसे पैसा भी मिल रहा था। बस उसने लश्कर के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। हेडली भी एक तरफ तो अमेरिकन एजेंसी DEA को पाकिस्तान की खबरें दे रहा था, दूसरी तरफ वो लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में दौराए आम और दौराए खास की ट्रेनिंग ले रहा था। अमेरिकन को लगा कि दाऊद उनके लिए काम कर रहा है, जबकि असल में वो काम तो लश्कर के लिए कर रहा था और भारत में मौत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। अब आप पूरा खेल समझिए। साजिद मीर को एक जासूस मिल चुका था जिसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था, लेकिन एक समस्या अभी भी थी और वो था उसका नाम, दाऊद गिलानी। इस नाम के साथ वो उतनी फ्रीडम से भारत में अपना काम नहीं कर सकता था, इसलिए 2006 में उसने अपनी इस पहचान को हमेशा के लिए दफन कर दिया और वो बन गया डेविड कोलेमन हेडली। हेडली 14 सितंबर 2006 को मुंबई आया
उसका पूरा लुक एक अमीर अमेरिकन का था। अपने कपड़ों और पर्सनैलिटी से वो एक कामयाब अमेरिकन बिजनेसमैन दिख रहा था। उसकी स्माइल कॉन्फिडेंस से भरपूर थी, ऐसी स्माइल जो किसी का भी दिल जीत ले। एयरपोर्ट पर जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट देखा तो उसके ऊपर लिखा था डेविड कोलमन हेडली और वो अमेरिकन सिटीजन था। तो उसने सोचा कि शायद कोई अमेरिकन बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आया है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स को वो मुस्कुरा कर वेलकम टू इंडिया कह रहा है वो असल में भारत की बर्बादी का ब्लूप्रिंट अपनी जेब में लेकर आया है। हेडली कोई मामूली जासूस नहीं था। उसने अपनी चालें बहुत सोच समझ कर चली थी। उसने अपना बेस बनाने के लिए मुंबई के सबसे रईस एरिया नरीमन पॉइंट को चुना। यहाँ उसने एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग में अपना ऑफिस खोला और उसके ऑफिस का नाम उसने रखा फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। ये ऑफिस मुंबई के दिल में एक तरीके से लश्कर तैयबा की आउटपोस्ट थी। इंडिया में सबको लगा कि ये ऑफिस इंडियन लोगों को अमेरिका जाकर सेटल होने के उनके सपने को पूरा करने के लिए खोला गया है। उसके ऑफिस में हजारों नौजवान अमेरिका जाने की उम्मीद में अपना पासपोर्ट लेकर आते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने ये ऑफिस किसी इंडियन को अमेरिका भेजने के लिए नहीं खोला था, बल्कि पाकिस्तान के आतंकियों को मुंबई का रास्ता दिखाने के लिए खोला था। इस ऑफिस की आड़ में हेडली ने वो किया जिसे सीक्रेट एजेंसीज की लैंग्वेज में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। उसने एडवर्टाइजमेंट दिए, टैक्स फाइल किया और खुद को एक कानूनी बिजनेसमैन साबित किया। उसने सिस्टम की आंखों में ऐसी धूल झोंकी जिसकी कोई मिसाल नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरीमन पॉइंट के इस आलीशान ऑफिस में बैठकर वो मुंबई के ही लोगों के कत्ल का नक्शा बना रहा है। हेडली को पता था कि अगर उसे बिना किसी की नज़र में आए अपना काम करना है तो उसे आम नहीं खास बनना होगा। और इस काम के लिए उसने मुंबई में बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती कर ली। वो कोलाबा के फेमस मोक्स जिम जाने लगा था, जहां उसकी दोस्ती बॉलीवुड और बिजनेस जगत के बड़े बड़े लोगों के साथ हो गई थी। वो एक ऐसा गिरगिट था जो हर रंग में ढल जाता था। वो जिम में पसीना बहाता था, पार्टीज में शैंपेन पीता था और लोगों के साथ हंस हंस कर बातें करता था। मुंबई के लोग उसे अपना दोस्त मानते थे, वो उसे अपना मेहमान मानते थे। लेकिन वो हर उस शख्स का जिसके साथ उसने हाथ मिलाया वो एक तरीके से उसकी मौत ढूंढ रहा था। हेडली मुंबई की रग रग में बस गया था। उसने यहाँ की भाषा भी सीख ली थी और यहाँ के रास्तों को उसने अपनी याददाश्त में बैठा लिया था। जुलाई 2008 तक उसने मुंबई की ऐसी रैकी कर ली थी जैसी आज तक किसी जासूस ने नहीं की होगी। डेविड हेडली हमारे बीच में रहकर हमें एक दीमक की तरह चाट रहा था। डेविड हेडली का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट था होटल ताज। हेडली यहाँ सिर्फ रहने नहीं आया था, वो यहाँ मौत का नक्शा बनाने आया था। उसने होटल के अंदर कई दिन बिताए। कभी वो शामियाना रेस्टोरेंट में बैठकर घंटों कॉफ़ी पिया करता, तो कभी वो हार्बर बार में बैठकर ये देखता कि उसमें कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग बैठ रहे हैं और किस वक्त वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। कभी वो कैमरे को अपनी पॉकेट में छिपा कर जाता था, तो कभी उसके बैग में रख कर जाता था। उसने होटल के बॉल रूम, VIP सूट्स और यहाँ तक कि किचन के उन चोर रास्तों को भी रिकॉर्ड कर लिया था जहाँ से भागना या अंदर घुसना आसान था। उसने यहाँ तक नोट किया था कि होटल की सुरक्षा में कहाँ कहाँ चूक है, CCTV कैमरों की पहुँच कहाँ तक है और कहाँ कहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, किस किस फ्लोर पर फायर एग्जिट हैं जो उन आतंकियों के छिपने के काम आ सकते हैं। वो होटल के अंदर एक मेहमान की तरह घूम रहा था, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त लश्कर के आतंकियों के लिए रास्ता डिज़ाइन कर रहा था। जब उसने इन होटल्स की रेकी कर ली तो उसने अपने दूसरे टारगेट को पकड़ा। हेडली को पता था कि आतंकियों को शहर के अंदर लाना सबसे बड़ी चुनौती है और उसे एक ऐसा सेफ रास्ता चाहिए था जहां कोई कोस्ट गार्ड ना हो, ना ही कोई पुलिस की चौकी हो। बहुत सोचने के बाद हेडली ने कोलाबा के फिशरमैन के साथ दोस्ती कर ली। अब वो उनकी बोट में बैठकर समुद्र के अंदर जाने लगा। वो उनके साथ घूमता था, हंसता खेलता था और उनके साथ अपना काफ़ी समय बिताता था। इस पूरे टाइम उसकी उंगलियां उसके GPS डिवाइस पर कोऑर्डिनेट सेव करती रहती थी। उसने समुद्र के बीचों बीच वो सभी पॉइंट्स मार्क किए जहां से कराची की नाव चुपके से निकल सकती थी और आखिरकार उसे वो जगह मिल ही गई, बदवर पार्क, कोलाबा की वो मछुआरी बस्ती
जहां से ताज होटल सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर था। हेडली ने लहरों की रफ्तार और समुद्र की गहराई को माप लिया था ताकि कसाब और उसके साथी बिना किसी शोर के किनारे तक पहुंच सके। इस तरह उसने लश्कर के 10 कातिलों को सेफ पैसेज दिया जिससे वो मुंबई में मौत लेकर आए। जुलाई 2008 में हेडली का भारत का आखिरी दौरा खत्म हुआ। अब उसके पास मुंबई के 100 से ज़्यादा घंटों की रिकॉर्डिंग थी, सैकड़ों तस्वीरें थी और उसके पास एक्यूरेट जीपीएस लोकेशंस थी जिनकी लश्कर को ज़रूरत थी। मुंबई में अपना काम पूरा करने के बाद डेविड ने सीधा फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गया पाकिस्तान। वहां एक सेफ हाउस में लखवी और साजिद मीर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब हेडली ने वो हार्ड ड्राइव उनके सामने रखी तो लश्कर के इन आकाओं की आंखों में एक वहशी चमक आ गई थी। उन्हें वो खजाना मिल गया था जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। हेडली ने उन्हें सिर्फ नक्शा ही नहीं दिया, उसने उन्हें मुंबई की चाबी सौंप दी थी। डेविड हेडली ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने मुंबई के सीने पर वो निशान लगा दिए थे जहां से खून बहना तय था। जुलाई 2008 में जब वो आखिरी बार मुंबई से रवाना हुआ तो वो अकेला नहीं था। उसके पास वो डिजिटल बारूद था जो आने वाले कुछ महीनों में पूरे हिंदुस्तान को दहलाने वाला था। पाकिस्तान पहुंचते ही वो हार्ड ड्राइव लखवी और साजिद मीर के हाथों में थी। इन्हीं वीडियोस को देख देख कर कसाब और उसके साथियों ने मुंबई की गलियों को अच्छे से समझा। उन्हें होटल्स और उनके कमरों की ऐसी पहचान कराई गई जैसे वो सालों से इन होटल्स में रहते हों। हेडली ने इन आतंकवादियों को जो आंखें दी थी, अब वो एक खूनी मंजर देखने के लिए तैयार थी। 26/11 पूरा होने के बाद हेडली अमेरिका भाग गया। हेडली को लगा था कि वो जीत गया है, लेकिन आज वो अमेरिका की जेलों में सड़ रहा है। लेकिन उसने जो तबाही मचाई थी उसका फल मुंबई को भोगना था। साजिश तैयार थी, रास्ता मिल चुका था, लेकिन कराची से मुंबई तक का वो 500 मील का समुद्री सफ़र मौत की लहरों पर होने वाला था। और उस सफ़र की कहानी शुरू होती है एक भारतीय नाव के अपहरण से। अगले एपिसोड में देखिए मौत के समुंदर में कराची से कोलाबा तक का सफ़र, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये 10 कातिल कराची से मुंबई पहुंचे। अब तक आपने देखा कैसे शिकागो के एक डबल एजेंट ने मुंबई की पीठ में छुरा घोंपा था। डेविड हेडली ने मुंबई के 9 दौरों में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जो लश्कर को चाहिए था। इनमें ताज और ओबराय होटल्स की रिकॉर्डिंग, उनके अंदर के सभी गुप्त रास्ते, इन होटल में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, क्या क्या कमियां हैं, समुद्र के जीपीएस पॉइंट जहां से इंडिया में एंट्री करना आसान था। हेडली ने यह सब रिकॉर्डिंग कर ली थी और जाकर लश्कर को दे दी थी। लश्कर के पास अब उसकी आंखें आ गई थी। अब उन हाथों की बारी थी जिन्हें ट्रिगर दबाना था। साजिश का नक्शा बिल्कुल तैयार था, असला बारूद वो भी तैयार था। कराची में बैठे हुए लश्कर के आकाओं को अब सिर्फ हरी झंडी दिखाना बाकी था। उनके आगे एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये आतंकी इतनी भारी मात्रा में गोलियां, बंदूकें, बारूद, आरडीएक्स लेकर और इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को चकमा देकर भारत की सीमा के अंदर कैसे घुसेंगे। लश्कर को अपनी पहचान छुपाने के लिए एक इंडियन कवर चाहिए था और इसके लिए उनको चाहिए थी एक इंडियन बोट ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो सके। और लश्कर की यही रिक्वायरमेंट इंडियन बोट एमवी कुबेर की बदनसीबी और तबाही का कारण बनी। आज के एपिसोड में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इन आतंकियों ने कराची से मुंबई तक का सफ़र तय किया, कैसे मुंबई पहुंचकर उन्होंने मुंबई के ऊपर कहर बरपाया। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप मेरे साथ देख रहे हैं 26/11 की पूरी कहानी। 22 नवंबर 2008 को जब अल हुसैनी कराची से निकली तो हर आतंकी के पास एक भारी बैकपैक था। हर आतंकी के पास 7.62 mm की एक AK-47 राइफल थी। हर बैग में 8 लोडेड मैगजीन्स और 200 से ज़्यादा कारतूस थे। इन हथियारों के अलावा हर आतंकी 8 से 10 किलोग्राम RDX और ग्रेनेड लेके जा रहा था। लश्कर ने इन्हें पूरी एक चलती फिरती डिस्ट्रक्शन मशीन की तरह तैयार किया था। इस पूरे घटना के बाद जब इन आतंकियों की डेड बॉडी का बाद में पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर से बहुत भारी मात्रा में LSD और कोकीन जैसी ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले। इसका मतलब बहुत साफ था कि इन आतंकियों को ये ड्रग्स दी गई थी ताकि वो एक लंबे समय तक अलर्ट रह सकें और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात हो
या तो मरना है या मारना है, और ये आतंकी हिंदुस्तान में और मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। कराची से बोट में हथियार और ड्रग्स लोड करने के बाद इन आतंकियों का अगला टारगेट था इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को चकमा देना। 23 नवंबर 2008 को कराची से करीब 500 मील दूर इंटरनेशनल वाटर्स में लश्कर की नाव अल हुसैनी ने पोरबंदर की एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव MV कुबेर को इंटरसेप्ट किया। लश्कर को एक ऐसी नाव चाहिए थी जिसके ऊपर इंडियन फ्लैग लगा हो, जो इंडियन ना हो और जिसके ऊपर इंडियन कोस्ट गार्ड शक ना करें। इन आतंकियों ने इंडियन बोट कुबेर पर कब्जा करते ही उस पर सवार 5 से 4 मछुआरों को अपनी बोट में ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक आदमी को कुबेर पर रखा और वो था नाव का कैप्टन अमर सिंह सोलंकी। आतंकियों के पास हेडली के दिए हुए GPS कोऑर्डिनेट तो थे, लेकिन फिर भी वो कोई समुद्र के सी नेविगेशन के एक्सपर्ट नहीं थे। इसलिए उनको एक कैप्टन चाहिए था जो भारतीय पानी को, जो भारतीय रास्तों को अच्छे से जानता हो और जो उन्हें मुंबई तक आराम से ले जा सके। उन्होंने अमर सिंह सोलंकी को बंदूक की नोक पर नाव चलाने के लिए मजबूर कर दिया। अगले 3 दिनों तक MV कुबेर इंडियन रडार के नीचे तैरती रही। ये सभी आतंकी बोट के निचले हिस्से में छिपकर बैठे हुए थे। ये इन्होंने इसलिए किया कि अगर ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस हो या कुछ हो तो ये उनकी नज़र में ना आए और किसी को कोई शक ना हो। इसी बीच ये सैटेलाइट फ़ोन के जरिए कराची के कंट्रोल रूम से डेटा अपडेट्स ले रहे थे और उनको अपने अपडेट्स दे रहे थे। फाइनली ये टेररिस्ट मुंबई के बहुत नज़दीक पहुंच गए और अब ये अपने ऑपरेशन के फाइनल स्टेज में थे। 26 नवंबर 2008 की शाम की बात है। MV कुबेर अब मुंबई के पोर्ट से, मुंबई तट से लगभग 4 से 5 नॉटिकल माइल की दूरी पर थी। यानी वहाँ से उन्हें अब कोलाबा की लाइट साफ नज़र आ रही थी। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इन आतंकवादियों के लिए कैप्टन सोलंकी की जो यूटिलिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और लश्कर के आकाओं का हुक्म था कि कोई भी सबूत पीछे छूटना नहीं चाहिए। तो इनके लिए अब उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से कैप्टन सोलंकी का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को वहीं बोट के अंदर छोड़ दिया। अब इन्हें कुबेर को भी छोड़ना था, क्योंकि एक बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव अगर तट के इतना नज़दीक होगी तो वो ये शक पैदा कर सकता था। रात के करीब 8 बज रहे थे और इन आतंकियों ने कुबेर को बीच समुद्र में लावारिस छोड़ दिया और 2 रबर बोट्स में सवार हो गए। इन छोटी नाव में एक मोटर लगी थी जो इन्हें तेज रफ्तार के साथ चलने में मदद करती थी। हेडली ने जो GPS के कोऑर्डिनेट दिए थे वो एकदम एक्यूरेट थे और वो सीधा बदवर पार्क की तरफ बढ़ रहे थे, जो कोलाबा की एक फिशरमैन बस्ती है। यहाँ हेडली ने पहले ही रखी की हुई थी कि यहाँ पर नॉर्मली कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है और कोई भी आराम से यहाँ पर आ जा सकता है। रात को 8:15 का टाइम था। ये 10 आतंकवादी मुंबई की ज़मीन पर इन्होंने अपना पहला कदम रख लिया था। उन्होंने ब्लू कलर की जीन्स और टी-शर्ट पहनी थी और बड़े बड़े बैकपैक्स टांगे हुए थे। देखने में वो किसी कॉलेज के स्टूडेंट या टूरिस्ट जैसे ही लग रहे थे। बीच पर जब लोकल फिशरमैन ने इनको देखा तो कुछ लोगों ने इनसे पूछा भी कि अरे भाई आप लोग कौन हो, आप लोग कहाँ से आए हो। तो इन्होंने उनकी तरफ देखा और उसके बाद उन्हें नज़रअंदाज करके आगे निकल गए। बाहर निकलकर इन टेररिस्टों ने अपने आप को 5 टीमों में डिवाइड कर लिया और हर टीम का एक अपना टारगेट था। टीम 1 जिसमें कसाब और इस्माइल थे, उनका टारगेट था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। जो दूसरी टीम थी उसमें 2 लड़के थे, उनके नाम थे हाफिज अरशद और जावेद, और इस टीम का टारगेट था ताजमहल पैलेस होटल। तीसरी टीम में थे अब्दुल रहमान और फहदुल्ला और इस टीम का टारगेट था होटल ओबराय। चौथी टीम में थे शोएब और नज़ीर और वो लियोपोल्ड कैफ़े गए और उसके बाद वहाँ से उन्हें ताज होटल जाना था। पांचवी टीम में नासिर और इमरान थे और उनका टारगेट था नारिमन हाउस में लोकेटेड छाबर हाउस। शाम को 9:30 का वक्त था। लियोपोल्ड कैफ़े खचाखच भरा हुआ था। सब लोग वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे, अपने यारों दोस्तों के साथ गपशप मार रहे थे। ये कैफ़े नॉर्मली फ़ॉरेन टूरिस्ट के बीच में भी बहुत फेमस है और वहाँ बहुत सारे फ़ॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए थे। शायद इसीलिए आतंकियों ने इसको अपना निशाना बनाया हो। 2 आतंकी शोएब और नज़ीर लियोपोल्ड कैफ़े पहुँचे। यहाँ पहुँचकर उन्होंने इस भीड़ भाड़ वाले कैफ़े में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और कुछ हैंड ग्रेनेड भी फेंक दिए। उनका मकसद केवल कत्लेआम मचाना नहीं था, बल्कि मुंबई पुलिस को एक ही जगह उलझाए रखना था। इस हमले में 10 से 12 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई।
करीब 10-15 मिनट की तबाही मचाने के बाद शोएब और नज़ीर वहाँ से गायब हो गए। लेकिन असल में वो भागे नहीं थे, बल्कि वो तो एक टैक्टिकल मर्जर के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब उन्हें यहाँ से आगे बढ़कर अपने 2 और साथियों के साथ ताजमहल होटल जाना था। ठीक उसी वक्त साउथ मुंबई के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर एक टैक्सी आके रुकी। उसमें से 2 लोग अजमल कसाब और इस्माइल खान उतरे और उतर के वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अंदर गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हमेशा भीड़ से भरा होता है और यहाँ बहुत चहल पहल होती है। उस दिन भी लोग अपने रिश्तेदारों और परिवारों को स्टेशन में छोड़ने आए थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही लाइवली था। आतंकी इस्माइल खान और अजमल खान ने स्टेशन पहुँचने पर तबाही मचा दी। कसाब और इस्माइल ने प्लेटफॉर्म नंबर 13 के पास मेन वेटिंग हॉल में घुसते ही अपनी AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। कसाब हंसता हुआ लोगों पर गोलियां बरसा रहा था। इस्माइल ने भी लोगों के ऊपर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। असल में ये इनका एक सोचा समझा प्लान था। इस्माइल के इस तरीके से ग्रेनेड फेंकने से वहाँ भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस तरीके से अपने इस प्लान की वजह से उन्होंने उस जगह पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। रेलवे पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ड्यूटी रिवॉल्वर थी, जबकि आतंकियों के पास AK-47 जैसे हथियार थे। पुलिस के जवान भी वहाँ शहीद हो गए थे। एक रेलवे कर्मचारी विष्णु दत्ता राम ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने वहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दिया। उसने बता दिया कि यहाँ खतरा है और सब लोग यहाँ से सुरक्षित स्थान की तरफ चले जाओ। विष्णु दत्ता राम की इस बहादुरी की वजह से बहुत लोगों की जान बची, लेकिन कसाब और इस्माइल का इतना बड़ा आतंक वहाँ उन्होंने फैलाया था कि 1 घंटे के अंदर कम से कम 58 लोगों की वहाँ मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। रात के लगभग 9:45 बज चुके थे। CST स्टेशन पर कहर मचाकर और इतने लोगों को मारकर कसाब और इस्माइल वहाँ से निकल गए। नहीं, वो कहीं भाग नहीं रहे थे। अब वो अपने अगले टारगेट की तरफ जा रहे थे और उनका नेक्स्ट टारगेट था कामा हॉस्पिटल। अब तक मुंबई पुलिस को समझ में आ गया था कि ये कोई गैंग वॉर नहीं है, बल्कि एक आतंकी हमला है। ATS चीफ हेमंत करकरे अपनी टीम के साथ आतंकियों को रोकने के लिए निकल पड़े, लेकिन जब तक वो CST पहुंचते वहाँ सब खत्म हो चुका था। तभी उन्हें खबर मिली कि 2 आतंकी कामा हॉस्पिटल के पास हैं। करकरे ने अपनी गाड़ी कामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। उनके साथ कुछ और जामाज ऑफिसर भी थे, जैसे अशोक कामटे और विजय सालस्कर। उधर तब तक कसाब और इस्माइल कामा हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ भी उनका मकसद CST की तरह मरीजों को और वहाँ का जो स्टाफ है उनको मारकर कहर मचाना था। लेकिन कामा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो उसने बहुत समझदारी और बहादुरी से काम लिया और जल्दी से सभी वार्ड्स के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। ये दोनों आतंकवादी अस्पताल की छत पर पहुँच गए और वहाँ से उन्होंने नीचे पुलिस पार्टी पर हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये दोनों कामा हॉस्पिटल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। तभी वहाँ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर अपनी कॉलेज में पहुँच गए। ये दोनों आतंकवादी वहीं उनकी गाड़ी के पास अंधेरे में पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और तीनों पुलिस ऑफिसर्स को वहीं पर ढेर कर दिया। इस फायरिंग में भारत ने अपने 3 सबसे बेहतरीन जाबाज अधिकारियों को खो दिया। कामा हॉस्पिटल के बाहर हेमंत करकरे और उनकी टीम पर हमला करने के बाद कसाब और इस्माइल खान ने पुलिस की गाड़ी को अगवा कर लिया था। वो इस गाड़ी को अब मालावर हिल की तरफ ले जा रहे थे, जहां बड़े बड़े मंत्री और VIP लोगों के बंगले थे। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इसके बाद उन्होंने गन पॉइंट पर एक स्क्वाडा को छीन लिया। अब इन दोनों को लग रहा था कि भाई रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये लोग यहाँ से बच के निकल जाएंगे और अपने अगले टारगेट तक पहुँच जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि मरीन ड्राइव के एंड में पुलिस की एक छोटी टीम उनका इंतज़ार कर रही है। चौपाटी के पास पुलिस ने लकड़ी के बैरिकेड्स लगा रखे थे। जैसे स्क्वाडा कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। आतंकियों ने गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी बहुत सख्त थी। ये देखते ही इस्माइल ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे इस्माइल वहीं मौके पे मारा गया। गाड़ी अब रुक गई थी। कसाब बगल वाली सीट पर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने मरने का नाटक किया ताकि पुलिस वाले जब नज़दीक आएँ तो वो उन पर फायरिंग कर सके। पुलिस ऑफिसर
एएसआई तुकाराम ओमले जैसे ही वो कसाब के पास पहुंचे, कसाब अचानक उठा और उसने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ तुकाराम ओमले ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने कसाब की राइफल की नली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। कसाब ट्रिगर दबाता रहा और उसने ना जाने कितनी ही गोलियां तुकाराम ओमले के सीने में डाल दी, लेकिन तुकाराम ओमले ने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक बाकी की पुलिस टीम ने आकर कसाब को पीछे से पकड़ नहीं लिया। कसाब की गिरफ्तारी इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि कसाब अगर जिंदा पकड़ा नहीं जाता तो इस केस की कभी भी सच्चाई पता नहीं चलती। अगर कसाब उस रात मारा जाता तो पाकिस्तान के पास इस हमले से बचने का पूरा रास्ता था, वो तो साफ मुकर जाता। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना ही वो सबूत था जिसने दुनिया के सामने लश्कर और पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी। अब तक आज की रात 10 आतंकियों में से एक इस्माइल खान मारा जा चुका था और अजमल कसाब पुलिस की हिरासत में आ चुका था। कसाब के पास से एक सैटेलाइट फ़ोन, हाथ से बने हुए मैप और पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयाँ मिली। जब कसाब CST स्टेशन पर खून की होली खेल रहा था, उसी वक्त मुंबई के पॉश इलाके नरीमन पॉइंट पर बसे होटल ओबराय के बाहर एक टैक्सी आके रुकी और उसमें से 2 आतंकी होटल के अंदर घुसे। जहां ताज होटल एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, वहीं ओबराय होटल एक मॉडर्न बिल्डिंग थी जिसमें ग्लास और स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। यहाँ इन दोनों आतंकियों की रणनीति बहुत ही सिस्टमैटिक थी। इनका मकसद था होटल के ऊपरी फ्लोर पर जितने भी मेहमान हैं उनको वहाँ पे बंधक बना लेना और जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए एक मुश्किल सिचुएशन पैदा कर देना। रात के करीब 9:50 का वक्त था। दोनों आतंकी बैग टांगे हुए होटल ओबराय की लॉबी में दाखिल हो गए। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। उनका पहला टारगेट था होटल के 2 मशहूर रेस्टोरेंट, टिफ़िन और कंधार। ये डिनर का टाइम था और इन रेस्टोरेंट्स में इस वक्त बहुत भीड़ थी। इन दोनों आतंकवादियों ने बिना किसी को वार्निंग दिए हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ हेडली की गई रैकी का एक और सबूत देखने को मिला। इन आतंकियों को पता था कि कहाँ छिपना है और किस जगह से मैक्सिमम किलिंग जोन उनको मिलेगा और कहाँ से उनको फायरिंग करनी है। कुछ ही मिनटों में यहाँ लाशों का ढेर लग गया और आतंकी होटल की लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ओबराय में इन दोनों आतंकियों ने कुल 30 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आतंकियों ने इन मेहमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि बाहर से पुलिस और नेवी के मार्कोस कमांडो इन पर सीधा हमला ना कर सकें। अपनी पोजीशन लेने के बाद अब्दुल रहमान और फहदुल्ला ने होटल के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। ये एक डिटेक्शन डाइवर्जन था ताकि धुआं फैलते ही कमांडोज को इन टेररिस्ट की सही लोकेशन का पता ना चल सके। इसके साथ ही उन्होंने लॉबी में एक RDX का बैग भी छोड़ दिया जो बाद में सुरक्षा बलों को मिला। ओबराय में अब एक लंबी घेराबंदी हो चुकी थी। नरीमन पॉइंट के इस मॉडर्न टावर में अभी मौत का खेल जारी था। इसी बीच 10 आतंकियों में से 2 आतंकी नासिर और बाबर इमरान कोलाबा की तंग गलियों में स्थित नरीमन हाउस पहुंचे। रात को करीब 9:45 का टाइम था। उन्होंने पहले पास के एक पेट्रोल पंप पर ग्रेनेड फेंककर धमाका किया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। इस डाइवर्जेंस का फ़ायदा उठाकर ये दोनों आतंकी बिल्डिंग के पिछले रास्ते से अंदर घुस गए। उन्होंने रब्बी गैब्रियल और उनकी गर्भवती पत्नी और कई विदेशी मेहमानों को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। नरीमन हाउस का चुनाव इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान इस हमले को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सके और इजराइल जैसे देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इन आतंकियों ने बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर्स पर अपनी अपनी पोजीशन ले ली, जहां से वो पूरी गली की हलचल पर नज़र रख सकते थे। अगले 40 से ज़्यादा घंटों तक इन दोनों ने नरीमन हाउस को एक किले में बदल के रख दिया था। लेकिन फ़िलहाल वापस चलते हैं कोलाबा, होटल ताज पैलेस, जो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट था। यहाँ 4 आतंकी पहले ही पहुँचे हुए थे और उन्होंने होटल की हेरिटेज विंग को एक किले में तब्दील कर दिया था। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी उस महासंग्राम की जो अगले कुछ घंटे तक नॉन स्टॉप चलने वाला था। रात के 1 बज चुके थे। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन हवा में बारूद की गन और सायरन की गूंजें साफ सुनाई दे रही थी। अजमल कसाब गिरेगांव चौपाटी पर जिंदा पकड़ा जा चुका था। CST स्टेशन और कामा हॉस्पिटल में कत्लेआम थम चुका था, लेकिन ओबराय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और ताज होटल के अंदर मौत का तांडव अभी भी जारी था।
मुंबई पुलिस और नेवी के मार्कोस कमांडोज अपनी जान जोखिम में डालकर मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे। ये लश्कर के ट्रेंड आतंकी थे जो एक आधुनिक अर्बन सीज की तैयारी करके आए थे। लोकल पुलिस की शुरुआती बहादुरी के बाद अब भारत के पास एक ही रास्ता बचा था, अपने सबसे पावरफुल फोर्स को उतारना, एनएसजी कमांडो फोर्स। मानेसर से ब्लैक कैट कमांडोज की टीम अब निकल चुकी थी। मुंबई की ये जंग अब एक नए और अपने सबसे खौफनाक दौर में प्रवेश कर चुकी थी। 26 नवंबर की उस रात तबाही अभी थमी नहीं थी। ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में मासूमों को बंधक बनाया जा चुका था और होटल ताजमहल पैलेस एक जलते हुए किले में तब्दील हो चुका था। रात के लगभग 1 बज चुके थे। अब तक मुंबई पुलिस ने बहुत बहादुरी से मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन उनके पास इन प्रोग्राम मशीनों से लड़ने के लिए ना तो प्रॉपर हथियार थे और ना ही वैसी ट्रेनिंग। भारत के पास अब एक ही रास्ता बचा था, अपने सबसे बेस्ट ब्लैक कैट कमांडोज को उतारना। दिल्ली से निकलने और मुंबई पहुंचने में इनको 1 दिन का समय लग गया और एनएसजी की टीम 27 नवंबर को ही इस ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकी और उन्होंने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ओबराय ट्राइडेंट होटल में दोनों आतंकी अब्दुल रहमान और फऊदुल्ला ने वहाँ के दोनों रेस्टोरेंट्स टिफिन और कंधार में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें जान से मार दिया और उसके बाद वो ऊपर की मंजिल में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने होटल में रहने वाले गेस्ट्स को बंदी बना लिया। एनएसजी कमांडोज के लिए ओबराय ट्राइडेंट में घुसना और वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। वो इसलिए क्योंकि ओबराय होटल एक मॉडर्न बिल्डिंग थी। इसमें शीशे और स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। इसमें ऐसी कोई दीवारें नहीं थी जिसके पीछे कमांडो छुप के इन आतंकियों के ऊपर गोली चला सके। और क्योंकि आतंकी ऊपर के फ्लोर पे थे और उन्होंने अपने आप को वहाँ सिक्योर कर लिया था, उनके लिए बहुत आसान था कि वो एनएसजी कमांडोज को ऊपर से ढूंढ के निशाना लगा के गोली मार के उनको मार सकते थे। जैसे मैंने बताया कि अब्दुल रहमान और फऊदुल्ला ने खुद को 18वीं और 19वीं मंजिल पर सुरक्षित कर लिया था। यहाँ से वो पूरी लॉबी और नीचे की पूरी हलचल पर नज़र रख सकते थे। इसके अलावा उन्होंने होटल के मेहमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इस वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो उन पर सीधा अटैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सीधा अटैक करने से इन गेस्ट की जान को खतरा हो सकता था। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के कहने पर इन्होंने होटल में जगह जगह आग लगा दी थी। ये एक तरीके की डाइवर्जन टेक्निक होती है। इस आग से फैले हुए धुएं की वजह से कमांडोज कंफ्यूज हो रहे थे और इन आतंकियों की सही लोकेशन पता लगाना उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 27 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे कर्नल सुनील श्योरन की लीडरशिप में एनएसजी की टास्क फोर्स ने मोर्चा संभाला। उन्होंने टॉप डाउन अप्रोच अपनाई, जिसमें कमांडोज को पहले छत पर पहुंचाया गया और उसके बाद वो एक एक कमरे की तलाशी लेते हुए नीचे की तरफ बढ़े। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी चलती रही और लगभग पूरा एक दिन इसी तरह गोलीबारी में निकल गया। 28 नवंबर की सुबह ये लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। इन आतंकियों के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोला बारूद और ड्राई फ्रूट्स का स्टॉक था और वो लंबे समय तक लड़ने की तैयारी से आए थे। लेकिन कर्नल सुनील श्योरन की टीम ने एक एक कमरों को ऊपर से क्लियर करना शुरू किया और धीरे धीरे फाइनली 42 घंटे की बहुत लंबी घेराबंदी के बाद दोनों आतंकियों को एक कमरे में कॉर्नर कर लिया और यहाँ शुरू हुई सीधी गोलीबारी। इस डायरेक्ट गनफायर में एनएसजी ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास ओबराय को पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया गया। जब ये ऑपरेशन फाइनली ख़त्म हुआ तो ओबराय से 143 गेस्टों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यहाँ से 24 डेड बॉडीज़ निकाली गईं, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी थे। दोनों आतंकियों के मारे जाने के बाद नरीमन पॉइंट का ये मोर्चा पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन ताज होटल की जंग अभी भी जारी थी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नरीमन हाउस में क्या हो रहा था। आप जानते हैं कि नरीमन हाउस में 2 आतंकी नासिर और इमरान ने लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती थी इस जगह की लोकेशन। ये बिल्डिंग चारों तरफ से ऊंची इमारतों से घिरी हुई थी और यहाँ पहुँचने के लिए जो गलियाँ थी वो बेहद संकरी और छोटी गलियाँ थी।
आतंकियों ने ऊपरी मंजिल पर अपनी पोजीशन ले रखी थी, जहां से वो नीचे गली में होने वाली हर हलचल पर नज़र रख सकते थे और किसी भी आने वाले को आराम से गोली मार सकते थे। पुलिस के लिए ज़मीन के रास्ते इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल करना एकदम एक सुसाइड मिशन जैसा था। जब एनएसजी को ज़मीन का रास्ता बंद दिखा तो उन्होंने आसमान से हमला करने का फैसला किया। 28 नवंबर की सुबह इंडियन नेवी के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने कोलाबा में उड़ान भरी और तब दुनिया ने पहली बार इंडियन टीवी चैनल्स पर लाइव देखा कि कैसे ब्लैक कैट कमांडोज हेलीकॉप्टर से लटकती रस्सियों के सहारे नरीमन पॉइंट की छत पर उतरे। हवा के दबाव और आसपास की इमारतों की वजह से ये पायलट और कमांडोज दोनों के लिए बहुत जोखिम भरा काम था। छत पर लैंडिंग के बाद कमांडोज ने बिल्डिंग के अंदर टॉप डाउन क्लीनिंग शुरू कर दी। आतंकी नासिर और बाबा इमरान ने हर फ्लोर पर कवर ले रखा था। वो कमरों के दरवाजे के पीछे से AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स का यूज़ कर रहे थे। संकरी सीढ़ियाँ और छोटे कमरों की वजह से ये मुकाबला बहुत ही घातक क्लोज क्वार्टर बैटल में बदल गया था। इस ऑपरेशन के दौरान जब टीम एक इम्पॉर्टेंट हिस्से को क्लियर कर रही थी तो उस वक्त आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट अपनी टीम को लीड कर रहे थे। एक कमरे में घुसते समय आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने आतंकियों पर अपनी फायरिंग जारी रखी ताकि उनके साथी सुरक्षित पोजीशन ले सकें। उनकी इसी जांबाजी ने आतंकियों को एक कमरे में सीमित कर दिया, लेकिन इस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। शाम होते होते एनएसजी ने एक लास्ट अटैक किया और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद जब बिल्डिंग को पूरी तरह से क्लियर कर लिया गया तब अंदर का सीन बहुत ही दिल दहलाने वाला था। आतंकियों ने गैब्रियल होर्सबर्ग और उनकी पत्नी रिवका और अन्य बंधकों की पहले ही हत्या कर दी थी। नरीमन हाउस का ये मोर्चा 28 नवंबर की शाम तक जीत लिया गया। अब मुंबई में सिर्फ एक जगह ऐसी बची थी जहां से रुक रुक कर धमाकों और गोलियों की आवाज़ें आ रही थी, और वो था होटल ताजमहल पैलेस, जहां 4 आतंकी मौत का सामान लिए आखिरी जंग की तैयारी में थे। अब तक आपने देखा कि कैसे 27 और 28 नवंबर की सुबह तक एनएसजी के ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो ने ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस के मोर्चों को जीत लिया था और यहाँ मौजूद आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया था। जहां एक तरफ कर्नल सुनील श्योरन की टीम ने ओबराय में आतंकियों के ह्यूमन शीट प्लान को नाकाम किया, तो वहीं नरीमन हाउस में आसमान से उतरे जांबाजों ने हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट के बलिदान के साथ वहां पर आतंकियों को ढेर कर दिया। जब कोलाबा के ये दोनों इलाके शांत हो गए थे, तब भी मुंबई के समुद्र किनारे बना ऐतिहासिक होटल ताजमहल पैलेस आग की लपटों और धमाकों से जूझ रहा था। ताज की ये कहानी जितनी दुखद है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। दुखद इसलिए है क्योंकि इस अटैक में कई मासूमों ने अपनी जान गंवाई, जिसका दुख आज भी उनके परिवारों को है। लेकिन प्रेरणादायक इसलिए क्योंकि यहाँ मौत और ज़िंदगी के बीच फंसे जांबाज होटल के कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी उस फौलादी हिम्मत से निभाई जिसे आतंकी चाह कर भी नहीं तोड़ सके। इन आतंकियों से लड़ने के लिए एक तरफ वो एनएसजी कमांडोज थे जो अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आए थे, और दूसरी तरफ ताज का वो स्टाफ जिन्होंने अति देवो भव के संस्कार को अपने खून से सींचा। उन्होंने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और अपनी जान जोखिम में डालकर भी होटल में गेस्ट्स की मदद की। क्या हुआ था ताज में उस रात? ताज के उस जलते हुए गुंबद के भीतर की कहानी क्या है? कैसे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी आखिरी सांस तक आतंकियों को रोके रखा, और कैसे ताज के साधारण कर्मचारियों ने असाधारण वीरता दिखाई? आज के इस फाइनल एपिसोड में हम इस अंतिम युद्ध की हर परत खोलेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट पर 26/11 मुंबई हमलों की हमारी स्पेशल सीरीज़ का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारा साथ दीजिए। होटल ताजमहल पैलेस कोई साधारण इमारत नहीं है। ये 1903 से ही मुंबई की शान रही है, और इसमें सैकड़ों कमरे, संकरी गलियां और एक भूल भुलैया जैसा आर्किटेक्चर है। इन आतंकियों के लिए ये छिपने का सबसे सुरक्षित ठिकाना था,
और इसीलिए सुरक्षा बलों के लिए ये सबसे बड़ा डेथ ट्रैप भी था। ताज होटल पर हुआ हमला एक सोची समझी घेराबंदी थी जिसे 2 अलग अलग टीमों ने अंजाम दिया था। 26 नवंबर की रात लगभग 9:38 का वक्त था। 2 आतंकी अब्दुल रहमान और फौदुल्ला होटल के मेन गेट से लॉबी के अंदर दाखिल हुए। वहां घुसते ही उन्होंने AK-47 से मौत का तांडव शुरू कर दिया और चंद ही मिनटों में उन्होंने होटल के मेन हिस्से को दहशत से भर दिया। लेकिन तबाही तो अभी बाकी थी। ये लोग तो पूरे ताज होटल को मिट्टी में मिलाने के इरादे से आए थे। करीब 9:50 पर 2 और आतंकी अबू शोएब और नासिर भी वहां पहुंच गए। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ये दोनों आतंकवादी लियोपोल्ड कैफे गए थे। वहां उन्होंने कत्लेआम मचाया था और फिर खून से लथपथ होकर वो होटल ताज पहुंचे। इन दोनों ने होटल में घुसने के लिए होटल के पिछले हिस्से यानी नॉर्थ वेस्ट गेट का इस्तेमाल किया जो पूल साइड की तरफ खुलता है। इन 4 आतंकियों ने 2 अलग अलग दिशाओं से दाखिल होकर सुरक्षा बलों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। इसी वजह से होटल के कर्मचारियों और मेहमानों को भी लगा कि मानो आतंकियों की एक बड़ी फौज ने उनको सब तरफ से घेर लिया है। चारों आतंकियों ने जल्दी से होटल के हेरिटेज विंग के ऊपर अपनी अपनी पोजीशंस ले ली, जहां से उन्होंने 60 घंटे तक भारत के सबसे कठिन होस्टेज क्राइसिस को अंजाम दिया। इन आतंकियों के पास सिर्फ AK-47 राइफल्स ही नहीं थी, इनके पास थे बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स और बड़ी भारी मात्रा में RDX। और इनका मकसद यहाँ सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि लोगों को मारने के साथ साथ ताज जैसी हेरिटेज बिल्डिंग को मिट्टी में मिलाना था। होटल के विशाल और भूल भुलैया जैसे स्ट्रक्चर ने और इन आतंकियों के अलग अलग एंट्री पॉइंट से एंटर होने पर इन आतंकियों को शुरुआती बढ़त दे दी, जिसका मुकाबला करने के लिए अब भारत के सबसे जांबाज कमांडोज को उतरना था। जैसे मैंने पहले बताया कि होटल ताज की बनावट एक्चुअली कमांडोज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पुराने हेरिटेज विंग की मोटी दीवारें, लाल कालीन और लकड़ी के बने भारी फर्नीचर के बीच आतंकी कहीं से भी छिपकर इन कमांडोज पर वार कर सकते थे। 28 नवंबर की सुबह मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की लीडरशिप में NSG की एक टीम होटल के ऊपरी फ्लोर को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ी। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, वहां से मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकालना और इन आतंकियों को ख़त्म कर देना। होटल के अंदर जब ये तांडव चल रहा था, ठीक उसी वक्त बाहर एक और खतरनाक खेल चल रहा था। जैसे ही NSG कमांडोज ने मोर्चा संभाला, इंडियन मीडिया के कैमरों ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया और बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने सिर्फ अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने की होड़ में वहां से लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके परिणाम बहुत खतरनाक थे। इनकी ये कवरेज अनजाने में इन आतंकियों के हैंडलर्स की मदद का जरिया बन गई। टीवी चैनल्स पर हर एक मूव को लाइव दिखाया जा रहा था। कमांडो किस खिड़की से अंदर जा रहे हैं, कितने लोग छत पर उतरे हैं, यहाँ तक कि कमांडोज की पोजीशन तक को जूम करके दिखाया जा रहा था। सीमा पार बैठे लश्कर के आका इन न्यूज़ चैनल्स को देख रहे थे और फ़ोन पर होटल के अंदर मौजूद आतंकियों को वो पल पल की जानकारी दे रहे थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इन आतंकियों को बता रहे थे कि टीवी पर क्या दिख रहा है। वो बता रहे थे कि फ़ौज ऊपर आ रही है, दाईं तरफ के कमरे में छिप जाओ। मीडिया की इस गैर जिम्मेदाराना लाइव रिपोर्टिंग ने आतंकियों को वो इंटेलिजेंस दे दी जो उन्हें होटल के बंद कमरों में कभी नहीं मिल सकती थी। इसने न केवल इस ऑपरेशन को मुश्किल बनाया, बल्कि सुरक्षा बलों की जान को भी सीधे खतरे में डाल दिया। इसी प्रेशर और खबरों के लीक होने के बीच 28 नवंबर की सुबह मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के लीडरशिप में 51 SAG की टीम ने ताज के ऊपरी फ्लोर्स को क्लियर करना शुरू कर दिया। ताज का पुराना हेरिटेज विंग किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था। धुएं और अंधेरे के बीच NSG की कमरा दर कमरा तलाशी चल रही थी। तभी एक संकरी गली में छिपे आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। मेजर संदीप के साथी कमांडो सुनील यादव को गोलियां लगी और वो गोलियों की चपेट में आकर गिर पड़े। आतंकियों की पोजीशन ऐसी थी कि सुनील को वहां से निकालना लगभग नामुमकिन था। यहाँ मेजर संदीप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपने साथी की जान बचाने के लिए वो खुद आतंकियों की गोली के सामने आ गए। उन्होंने अपने पीछे आ रहे कमांडोज को सख्त लहजे में चिल्लाकर कहा, ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूँगा। डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम। इसके बाद मेजर संदीप
अकेले ही आतंकियों का पीछा करते हुए होटल के एक हिस्से में घुस गए। अपने पराक्रम से उन्होंने आतंकियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी, ये एक क्लोज क्वार्टर गन फाइट थी। इस लड़ाई में आतंकियों ने छिपकर उन पर गोलियां बरसाई। मेजर संदीप के बलिदान ने एनएसजी के भीतर एक प्रतिशोध की आग भर दी। अगले कुछ घंटों तक ताज के गलियारों में मौत का सन्नाटा और गोलियों की गूंज बार बार सुनाई दे रही थी। 29 नवंबर की सुबह तक एनएसजी ने चारों आतंकियों को होटल के डाइनिंग हॉल के पास घेर लिया। बहुत भीषण गोलाबारी और धमाकों के बाद करीब 8 बजे ताज के गुंबद से उठती लपटें शांत हो गई। चारों आतंकी अब्दुल रहमान, अबू अली, अबू शोएब और नासिर मारे जा चुके थे। 26/11 का यह जख्म शायद कभी भी न भरे, लेकिन इन वीरों की कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि नफरत कभी साहस को हरा नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और कहानी है, इंसानी हिम्मत और सेवा भाव की, जिसका जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। जहाँ एक तरफ एनएसजी के कमांडो गोलियों का जवाब बारूद से दे रहे थे, वहीं ताज के अंदर एक और फौज खड़ी थी, बिना हथियारों वाली फौज। जी हाँ, ये थे ताज होटल के कर्मचारी। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है ताज के जनरल मैनेजर करमवीर सिंह कांग का। करमवीर की शिफ्ट समाप्त हो चुकी थी। वो चाहते तो अपने परिवार के पास जा सकते थे, लेकिन जब पहली गोली चली तो उन्होंने होटल छोड़ने से इनकार कर दिया। वो पूरे 60 घंटे तक होटल के अंदर डटे रहे और मेहमानों को सुरक्षित निकालने के काम में हेल्प करते रहे। इसी दौरान आतंकियों ने होटल के उस हिस्से में आग लगा दी जहां करमवीर का परिवार यानी उनकी पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे ठहरे हुए थे। करमवीर के पास मौका था कि वो अपने परिवार को बचाएं, लेकिन उन्होंने अपने होटल के परिवार यानी मेहमानों के प्रति अपने फर्ज को अपने पर्सनल फर्ज से ऊपर रखा। उस रात करमवीर सिंह कांग ने अपने पूरे परिवार को इस आग में खो दिया, लेकिन इसके बावजूद वो टूटे नहीं। वो अगले कई दिनों तक वहीं खड़े रहे ताकि हर मेहमान को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बहादुरी और सेल्फलेसनेस की ऐसी मिसाल सच में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही एक और कहानी है शेफ हेमंत ओबराय और उनकी टीम की। जब आतंकियों ने होटल को घेर लिया तो किचन स्टाफ ने भागने के बजाय चेम्बर्स क्लब के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और वहां मौजूद मेहमानों को बचाने में लग गए। करीब 7 कर्मचारी सिर्फ इसीलिए शहीद हो गए क्योंकि वह मेहमानों को मेज के नीचे छिपा रहे थे, उनसे शांति की अपील कर रहे थे और उन्हें एक एक करके सुरक्षित जगह ले जाने का प्रयास कर रहे थे। जब तक आखिरी मेहमान को गुप्त रास्ते से बाहर नहीं निकाल लिया गया, तब तक ये कर्मचारी अपनी जगह से नहीं हिले। इसी तरह होटल के वेटर, बेल बॉय और हाउसकीपिंग स्टाफ, इन्होंने गेस्ट और एनएसजी कमांडोज की बहुत मदद की। ये वो लोग थे जिन्हें होटल का चप्पा चप्पा पता था और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमांडोज को रास्ता दिखाया और अंधेरे कमरों में फंसे लोगों तक खाना पानी और उम्मीद पहुंचाई। ताज की ये कहानी केवल एक बिल्डिंग को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने सिखाया कि अतिथि केवल एक शब्द नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्तों, 26/11 की इस जंग में हमने कई नायक देखे। बहुत से वो जो वर्दी में थे और कुछ वो जो सफ़ेद कोट और काली पैंट में मेहमानों की सेवा कर रहे थे। मुंबई पुलिस के शहीद, नेवी मार्कोस के शहीद, एनएसजी के शहीद, ताज के जनरल मैनेजर करमवीर सिंह कांग और उनके जैसे दर्जनों अधिकारियों की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता किसी पद या हथियार की मोहताज नहीं होती। इन लोगों ने अपनी जान देकर भारत की इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। 2008 में जब मुंबई जल रही थी, तब शायद भारत के नेता और सरकार इतने मजबूत नहीं थे। उन्होंने उस वक्त इन आतंकियों के आकाओं को वो ठोस जवाब नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। पाकिस्तान में बैठे इन लोगों ने सोचा था कि वो सीमा पार बैठे हैं, उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो हैंडलर्स सालों तक यही समझते रहे कि वो पूरी तरह से सेफ हैं। पर अब टाइम बदल चुका है। आज का भारत अपना हिसाब लेना जानता है। पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान की गलियों में आपने अननोन गनमैन के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। एक एक करके भारत के खिलाफ साजिश करने वाले इन सारे आतंकियों का नामो निशान मिटाया जा रहा है। ये लोग जो खुद को कानून से ऊपर समझा करते थे,
आज इन अननोन गनमैन के डर से थर-थर कांप रहे हैं। इन अननोन गनमैन की हिस्ट्री क्या है, कैसे भारत के दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर मारा जा रहा है, इन सभी कहानियों को हम क्राइम कनेक्ट पर अपनी आने वाले एपिसोड्स पर लेकर आएंगे। जय हिंद।